ये सही है कि अभी अभी में जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित यश मिला है। पर यह भी सही है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारा समर्थन बढ़ा है और पूरे देश में ऐसा माहौल बना है कि लोग नए नजरिए से इस चुनाव को देखने लगे हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड राजनीति शुरू हुई है। जात पात राजनीति, क्षेत्रवाद, भाषावाद छोड़कर विकास के एजेंडे पर राजनीति शुरू हुई है और उसमें एकमात्र सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने को प्रूव कर पाई है। उसका ही रिजल्ट है कि अभी उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली के नगर निगम का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हुई है। उत्तराखंड में तो आपको जो फाइट थी, लेकिन दिल्ली में एक ऐसा आदमी है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता ने इतिहास में ऐसा रजिस्टर कर दिया, जिस पार्टी को 67 सीटें मिलती है, जिस पार्टी को 56% वोट मिलते हैं, उस पार्टी को 26% पर लाकर सभी के सभी सीटों पर, कई सीटों पर जमानतें जब्त करना और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीतने का जितना आनंद है, उससे भी आम आदमी पार्टी हारने का आनंद बहुत ज्यादा है। ये देशवासियों को भी है। लेकिन वैसे सवाल बनता नहीं है, लेकिन केजरीवाल की तरफ से थोड़ा सवाल पूछना चाहिए। तो ये ईवीएम पे जो सवाल उठाया जा रहा है, केजरीवाल जी की राजनीति का पर्दाफाश पूरे देश पर हो गया है। जब अपनी 67 सीटें जीतते हैं तो ईवीएम मशीन ठीक है, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, उस टाइम ईवीएम मशीन ठीक है। और अपना राजनीति में हार जीत चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत कठिन संघर्ष के दिन देखे हैं। 84 में हम 2 थे तो लोग हमें मजाक करते थे, देश पे राज करेगा कौन, पार्लियामेंट में इनके केवल 2। पर हमने रियलिटी एक्सेप्ट की। राजनीति में अपनी हार स्वीकारने के लिए भी बड़ा मन लगता है। केजरीवाल जी को बहुत कुछ सीखना है। कुछ सवाल लेते हैं, मैं ज्यादा सवाल पूछी इससे अच्छा है, कई लोग आपको सवाल पूछना चाहते थे। माइक किधर है? भाजपा वाले भी सवाल पूछ सकते हैं, श्याम जी लोकतांत्रिक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हमें कभी कभी देहरादून जाने का मौका मिलता है, सरकार बीजेपी की वहां भी है और सेंटर में भी है। वहां एक एनएच का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का, वो पिछले 12 साल से लगातार चल रहा है और अभी भी काम शुरू तो हुआ है, ये तो मैंने देखा है, लेकिन बहुत स्लो गति से। और वहाँ लोग बहुत, क्योंकि देहरादून राजधानी है और लोग अब जाते भी हैं, अपेक्षा भी है इन्वेस्टमेंट की, तो कब तक पूरा होगा ये हमें बताएं। इनको जोड़ के मैं बताता हूं, हरिद्वार का रोड अगर 6 लेन हो जाए तो वहां पर जाने वालों की संख्या 6 गुना बढ़ेगी। आपने जो सवाल पूछा ये उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, इसका संबंध पूरे देश से है। हरिद्वार, ऋषिकेश पूरी देश की जनता जाती है। आपको कहने में मुझे बड़ा अभिमान भी है और आनंद भी है। आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड के लिए 44,000 करोड़ रुपए का पैकेज रेल के लिए गया है। 12,000 करोड़ का पैकेज 4 धाम यात्रा के लिए, ऑल वेदर रोड के लिए गया है। और यह पैकेज वहां तो आमूलाग्र परिवर्तन लाएगा, पर उत्तराखंड टूरिस्ट पर चलता है, तीर्थाटन करने वाले लोगों पर चलता है। उनके जीवन में भी, इकोनॉमी में भी परिवर्तन करने का काम ये करेंगे। जहां तक आपने जिस नेशनल हाईवे की बात की है, हरिद्वार जाने वाला जो हाईवे, आज तक कांग्रेस के जमाने में 4 कॉन्ट्रैक्टर वो काम छोड़कर भाग गए। अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी की जो सरकार हमारी आई है, गडकरी जी ने नए कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस लाकर सब नए टर्म्स के आधार पर टाइम बाउंड उसका प्रोग्राम किया है और जल्दी वो पूरा होगा। बिल्कुल जी, मैं पूछूं। नरेश जी, मैं भाई साहब हेल्थ निवेदन गुरु कर रहा था कि जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है यूपी में, योगी जी पूरे भारत के हीरो बन गए हैं कि उनके काम करने को, तरीके को पूरे देश में कहीं भी चले जाओ जनता उनकी तारीफ करती है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड देव भूमि है, पुण्य भूमि है, तपस्या भूमि है, साधना भूमि है। भारत के सभी जो भी तीर्थ हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री वहाँ हैं और हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। गंगा का वहाँ उद्गम है, वह गंगोत्री, यमुनोत्री है, तो वहाँ का कुछ कार्य
इतना अभी प्रभावी आ नहीं रहा जो जितना पूरे देश में आना चाहिए। और हम पूरे जीवन हमारी जो आरएसएस है वो उसको मानता है, तो आपके उससे कुछ ऐसी चमत्कारिक योजनाएं बननी चाहिए कि वो हमेशा पूरे विश्व में भारत का डंका बजे। शर्मा जी ने बहुत अच्छा वर्णन उत्तराखंड का किया है। उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी की विशेष अटैचमेंट है। देश के इतिहास में केदारनाथ के कपाट खोलने के पूजा में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं, संयोग से मैं भी उनके साथ था। 25 मिनट का प्रोग्राम 50 मिनट का करते और पूरे देश में एक मैसेज जाता है शिवभक्त मोदी का। ऐसा उत्तराखंड है। उत्तराखंड का अपना एक विशेष महत्व है। अटल जी ने दिया हुआ यह प्रदेश है, यह पहाड़ी प्रदेश है। इसकी संस्कृति, इसकी विरासत मेंटेन करने के लिए उस टाइम के एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री अटल जी ने यह प्रदेश दिया। दुर्दैव से अस्थिरता के दौर से गुजरने के कारण उत्तराखंड पिछड़ गया। पर मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तुलना नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, यह 5 सांसदों वाला प्रदेश है हमारा, पर निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि है, सैनिकों की वीर भूमि है और पूरे देश का श्रद्धा स्थान है। उत्तराखंड में 5 साल में आमूलाग्र परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जिस दिन ओथ सेरेमनी कर वापसी के लिए मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां का चैनल लगाया तो एक बार मेरे को केवल ओथ सेरेमनी की न्यूज देखने को मिली, दूसरे क्षण में वो न्यूज खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश का नेता चयन की न्यूज मुझे देखने पड़ी। इस प्रकार का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का फर्क है। बिल्कुल फर्क है। अब सुभाष जिंदल जी। मेरा श्याम जी निवेदन है, मैंने पहले भी कई बार बात किया है, पास में पंजाब के बारे में भी सोचिए। पंजाब को छोड़िए मत। माइक 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 ठीक से आपकी तरफ करें। पंजाब को छोड़िए मत। पंजाब में यदि भाजपा अपने दम पे 117 की 117 सीटें लड़ती है तो कोई कारण नहीं है कि आने वाले लोकसभा में हम 13 की 13 लड़ेंगे और 13 की 13 जीतेंगे। बस अपने मन का आत्मविश्वास लाइए। लोग भाजपा को चाहते हैं, किसी दूसरे को नहीं चाहते। यह सही है। आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी है, कुशल रणनीतिकार के रूप में अमित शाह जी है। हमने ऐसा अध्यक्ष आज तक देखा नहीं कि जो चुनाव ना होते हुए भी देश में खुद का 95 डेज का प्रवास तय करता है। आज वो लक्षद्वीप में है, जिस लक्षद्वीप में हमारी मेंबरशिप 100 के करीब है, 100-200 हमारे मेंबर है। ऐसे लक्षद्वीप पे 3 दिन रहने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं। वो तमिलनाडु गए हैं, वेस्ट बंगाल गए हैं, केरला गए हैं और सभी राज्यों में जा रहे हैं। ये उसी दिशा में प्रवास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रवास। मैं शहनाज अफजाल, नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहती हूँ, हमें विजय प्राप्त हुई, ये बहुत खुशी की बात है, हम सबको बधाई है। लेकिन संगठन, जहाँ तक अभी बात हुई कि आप संगठन से हैं, तो मैं ये चाहती हूँ संगठन अभी हमारा मजबूत नहीं है। जो हमारी योजनाएं बनती है वो नीचे तक नहीं पहुँच पाती, आवाम तक वो अभी नहीं पहुँच रही है। संगठन को मजबूती की जरूरत है। बहुत अच्छा सजेशन है। भारतीय जनता पार्टी का 50 साल का काल, 60 साल का कार्यकाल विपक्ष की राजनीति करने में गया है। रूलिंग पार्टी का अनुभव पार्टी का नया है, पर निश्चित रूप से आज जैसे यहां पर कॉन्क्लेव हो रही है और पूरे देश में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जितने काम हो रहे हैं उतनी चर्चा उसकी कम है। चर्चा करने की आवश्यकता है। नमस्कार श्याम जी। सर, विपक्ष सारा एक होने जा रहा है मोदी जी के अपना अस्तित्व को बचाने के लिए। ये गठबंधन जैसा बिहार में हुआ, इस तरह का विकल्प सब ढूंढ रहे हैं। इसके अगर ये गठबंधन बनता है, इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? देश में ये प्रयोग पहली बार नहीं दिखा है, पर यह देश ने यह भी देखा है कि निगेटिविज्म पे आधार पर नकारात्मक राजनीति लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अपवादात्मक पिछले टाइम का यहां का दिल्ली का चुनाव, बिहार का चुनाव है कि मोदी जी का अश्वमेध रोकने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने के लिए, जिनमें कोई भी एक वाक्यता नहीं है, कहीं का कुनबा, कहीं का पत्थर, कहीं का कुनबा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस प्रकार की स्थिति है। कार्य पद्धति एक नहीं है, नेता एक नहीं है, सिद्धांत एक नहीं है, पर मोदी जी को रोकना है। तो निश्चित रूप से यह संकट है, पर देश की जनता भी सूझबूझ के साथ इसका जवाब देने के लिए तत्पर है। श्याम जी, मैं आचार्य महेंद्र कृष्ण शर्मा हिमाचल से तो श्याम जी पार्टी के एक बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं और आप हिमाचल के भी प्रभारी रहे हैं,
तो इस बार की गणना क्या रहेगी? हिमाचल का भी इलेक्शन भी आ रहा है और आप इसमें कितने वो है, कितना आपका योगदान आज है? आज इस कॉन्क्लेव में पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व है, हिमाचल भी है। बिल्कुल, और यही कॉन्क्लेव है कि जो दमखम से पाकिस्तान के एम्बेसडर से इस प्रकार की बात कर सकते हैं, ऐसी यही कॉन्क्लेव है, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। सुरेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत स्पष्टता से और किसी भी विषय में, फिलॉसफी में, अपने विचारधारा में, अपने मिशन में नॉन कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड रखने वाले सुरेश जी हमारे एक मित्र हैं। बहुत संघर्ष करके उन्होंने चैनल खड़ा किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 3 साल में आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ज्यादा काम किया। सर एक सवाल है मेरा जो पूरे हिंदुस्तानियों का सवाल है। भाजपा को जितने वोट मिले उनमें से एक वोट मेरा भी है, मेरे परिवार का भी है। सर आप कहते थे कि जहां हुए कुर्बान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक झंडा रहेगा, एक देश रहेगा और एक तरह का ये वो रहेगा। लेकिन सर जिस टाइम पर वहां पर सरकार बनाई गई और बीजेपी ने उनको समर्थन दिया, वहां पर 2 झंडे लगे हुए थे, एक तिरंगा एक कश्मीर का झंडा, और मोदी जी वहां बैठकर शपथ दिला रहे थे। ये देश के लिए एक तरह के अपमान की बात हुई थी, अभी लोग समर्थन है। और सर मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूं, वहां पर इस तरह की बात हुई, इस तरह की गतिविधि हुई, मैं एक मिनट पूछ रहा हूं। हाँ सर मैं आपसे बस ये कह देना चाहता हूं कि किस तरह आप इस विषय पे किस तरह काम करेंगे और किस प्रकार देश को आगे बढ़ाएं। आज तक कभी किसी ने सोचा था क्या कि मुस्लिम बहुल कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी रूलिंग का सहयोग देकर वहां राज करेगी? या आज तक कभी किसी ने सोचा था? बहुत से क्रिश्चियन बहुल स्टेट में, गोवा में भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, सोचा था? ट्राइबल वाले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, ये कभी सोचा था? बहुत से विक्रम प्रस्थापित किए हैं, नए नए कीर्तिमान पार्टी स्थापित कर रही है और आप सब लोगों के सहयोग से आपके मन में जो एजेंडा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। मेरा एक सवाल मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज देश में हमारी सरकार है, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी हमारी सरकार है, लेकिन आज भी हुर्रियत अपनी जगह मौजूद है। क्या हम लोग कोई ऐसा माहौल नहीं बना सकते कि हुर्रियत को किसी तरह से उखाड़ के फेंक दे? अगर हुर्रियत हट जाएगी तो हम लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये पथराव, ये जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान आधा टूट जाएगा अगर हुर्रियत को आपने, उनको जो हम फंड दे रहे हैं, उनके ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और वो खर्च हो रहा है, अगर वो रोक दिया जाए और उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम दिया हुआ, मैं जाके देख के आया हूं कश्मीर में, जो सिक्योरिटी सिस्टम दिया है वो भी खत्म होना चाहिए। अगर वो जब तक खत्म नहीं होगा तो वो इसी तरीके से हमारे देश के लिए आंखें दिखाते रहेंगे। ये बहुत जरूरी सवाल है और इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। आसान भाषा में कहे तो नाग को कब तक दूध पिलाएंगे? ये सुदर्शन चैनल के कॉन्क्लेव होने के कारण देशभक्तों का जमावड़ा यहां पर बहुत ज्यादा है। आपकी भावना से मैं पूर्ण सहमत हूं। सब बातें मन से बोली नहीं जाती। बहुत सी बातें आज देश में ऐसी हो रही है, कुछ हमें दिख रही है, कुछ हमें नहीं दिख रही है। यह देश ने पहला प्रधानमंत्री ऐसा देखा है जो काठमांडू पशुपतिनाथ के दर्शन पे जाता है, भगवा वस्त्र परिधान करता है, रुद्राक्ष की माला पहनता है, भस्म लगाता है और इंटरनेशनल मीडिया से बात करता है। यह देश ने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को बुलाकर उनको गीता भेंट करता है। यह देश ने पहला प्रधानमंत्री देखा है जो जापान के प्राइम मिनिस्टर को उंगली पकड़कर गंगा आरती के लिए लेके जाता है। नए नए विश्व में कीर्तिमान स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कश्मीर हो या इंटरनेशनल कोई विषय हो, बहुत सी बातें इस सरकार के कार्यकाल में बहुत अच्छी हो रही है। आने वाले दिनों में हम उनसे वाकिफ हो जाएंगे। शोभा जी। मैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र, मैं दिल्ली की हूँ, पुरानी दिल्ली की हूँ और जम्मू कश्मीर की बातें हो रही हैं, पूरी देश की बातें हो रही हैं। श्याम जी, पुरानी दिल्ली में भी एक पाकिस्तान बसा है और यहाँ पे बहुत सारे पुरानी दिल्ली के बाशिंदे बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि संगठन के स्तर पे हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं और जितना 40 साल का जो इतिहास है, जानते बूझते एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हम छोड़ते जा रहे हैं। क्या हमने ये सोच लिया है कि दिल्ली को हम लुटवा देंगे? इस विषय के अंदर बहुत ही कॉन्क्रीट, जब तक हमने दिल्ली नहीं जीती तो देश, हालांकि मुझे प्रधानमंत्री जी के जो 3 वर्ष हैं उसको लेकर तो एक ऐसा अद्भुत हृदय के अंदर एक जिसे कहते हैं कंपन है कि जो उन्होंने कुछ किया वो शायद अभूतपूर्व है, वो कभी कोई करने वाला ना होगा, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन जब हम
अपने पूरे देश की बात करते हैं, इस दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे स्थान हैं और उसमें पुरानी दिल्ली विशेष है। दूसरा, मैं एक विषय और रखना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर केवल एक पुरुष जिसका नाम आपने लिया है, लेकिन एक महिला भी है जो स्वाति मालीवाल, जिनका नाम है, दिल्ली महिला आयोग को चलाती हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो एनसीडब्ल्यू को चलाता है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड चलाता है, और बहुत सारे ऐसे अभी भी हमारे संगठन हैं जिसमें 3 वर्ष हो गए लेकिन जो पोस्ट भरी जानी चाहिए थी वो नहीं भरी गई है, ऐसा क्यों है? ये दोनों मेरे प्रश्न हैं। धन्यवाद। दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में देश का आईना बहुत स्पष्ट दिखता है। दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली में होता है। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। जनसंघ के जमाने से दिल्ली ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, विचारधारा का गढ़ रहा है, और दिल्ली का मैसेज पूरे देश में जाता है। जहां तक आपने कहा है, कोई भी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के पक्ष में नहीं है। जहां हम वीक थे, आज तक 10% जहां हम पश्चिम बंगाल में थे, वहां 31% तक जाने का ताकत भारतीय जनता पार्टी रखती है। आपने जो जो कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उस वहां पर पहुंच जाए। बिल्कुल। शाम जी से बहुत बातें करनी है, लेकिन हमको 10:30 बजे मैं आपको खाली करना है। अमर सिंह जी को भी सुनना है। आखिरी सवाल, एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपस्विंग में है, बहुत अच्छी तरह से आपको जनता का सपोर्ट मिल रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन भी कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से आपका बहुत अच्छा होल्ड है। मगर ये मैं देख रहा हूं कि जैसे ये पुरानी पार्टी और पुराना तरीका है, कई ऐसे नेता जिनकी छवि बहुत खराब है उनको भी आप बीजेपी में ले रहे हो। इससे मुझे समझ में नहीं आता कि जब आपकी पार्टी अपस्विंग में है, आप यंगर और आपके जो कार्डर बेस्ड नेता है उनको आप आगे बढ़ाने के बजाय ये जिनकी छवि खराब है उनको, इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, समझ में नहीं आता। देश में 3 प्रकार की पार्टीज है। एक मायावती, ममता, मुलायम सिंह, इनकी व्यक्तिवादी पार्टी है। लालू जी की व्यक्तिवादी पार्टी है। उनके जनरल सेक्रेटरी मैं आपको पूछूंगा तो आपके किसी के पास उसका नाम नहीं है। दूसरी पार्टी है, एक परिवार पूरी कांग्रेस पार्टी चला रहा है। कितना भी कैसे भी रिजल्ट आया, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक पार्टी है। अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का भाग्य इस पार्टी को मिला है। आने के लिए यहां सबके लिए दरवाजे खुले हैं, पर आने वाला आदमी को हजम करने की ताकत भी भारतीय जनता पार्टी रखती है। और आज देश में लोग जाते कौन से पार्टी में? जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है वहां लोग जाते हैं। आज देश का एक भी दिन खाली नहीं जाता, कोई ना कोई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं आ रहे। सबका स्वागत करके सबको हमारे जैसा बनाने की ताकत हम रखते हैं। पार्टी का मूल सिद्धांत और मूल मिशन कायम है। चलिए श्याम जी, हम आपके आभारी हैं, आपने टाइम धन्यवाद। निकाला। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि दोबारा आपसे फिर बात हो। श्याम जी से आप सोशल मीडिया पर उनके ट्विटर हैंडल पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट। लकीली पुस्तक का नाम भी विवेकानंद जी का है, लीडरशिप फॉर्मूला।